हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरवी हिंदी के बारे में, जो कि आप लोग का कंपोजिशन सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का, और जिसका एग्ज़ाम आप लोग का 31 अगस्त 2023 को हुआ है। तो देखिए, आरवी हिंदी का एग्ज़ाम 2 सीटिंग में लिया गया था। पहला तो फर्स्ट सीटिंग में और दूसरा सेकेंड सीटिंग में। तो जिन लोगों का सेकेंड सीटिंग में एग्ज़ाम था आरवी हिंदी का, उसका मैं आंसर की अपने चैनल इंग मिथिला पे डाल चुका हूँ। और ये वाला जो है आंसर की, वो फर्स्ट सीटिंग वाले के लिए है। फर्स्ट सीटिंग में थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन अवेलेबल नहीं था। और दूसरी बात, इसको जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वीडियो को मैं तीसरी या चौथी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से माइक में इसको बार बार रिकॉर्ड मुझे करना पड़ रहा है। तो देखिए, ये फर्स्ट सीटिंग वाले के लिए है और ये आरवी हिंदी जिसका एग्ज़ाम 31 अगस्त को उसके लिए है। तो देखिए, ये सेट की बात की जाए तो ये सेट आपका ए है। जिन लोगों का सेट बी हो या फिर सी हो, तो देखिए जिसका भी सेट बी है ना, तो उसका जिसमें इसमें जो क्वेश्चन फर्स्ट नंबर का है, तो आपके सेट बी में आपका 51 नंबर पे होगा वो क्वेश्चन, तो आप डायरेक्टली आप खोज सकते हैं। और जिसका सेट सी है, वो ये वाला पहला क्वेश्चन को देख लीजिए कि कहाँ पे है, और अपना हिसाब से अपना डायरेक्टली वहाँ से पूरा आंसर मिलाना शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें जितने भी क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा वो सारा का सारा सही होगा, क्योंकि इसको मैंने सारे के सारे क्वेश्चन को मैंने खुद वेरीफाई किया है। हो सकता है बस एक क्वेश्चन का आंसर गलत हो, जिसको मैं बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन का आंसर गलत है, उसको मैं आगे बता दूंगा। हो सकता है गलत हो, कंफर्म नहीं है मुझे, इसलिए मैं बता दूंगा कि इसका मुझे कंफर्म नहीं है। बाद बाकी 99 के लिए आप निश्चिंत रहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे है कि आधुनिक हिंदी काव्य सरिता के संपादक है। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर उमेश चंद्र शिव, जो है आधुनिक हिंदी काव्य सरिता के संपादक है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कि आधुनिक हिंदी काव्य सरिता में संकलित कविताएं हैं, तो कौन से संकलित कविताएं हैं, तो आधुनिक कालीन के। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो वो जन्म जो हुआ था वो वाराणसी में हुआ था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब उसके बाद है शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के कवि है। तो देखिए, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के कवि कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब रामधारी सिंह जी का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग को पता होगा कि 23 सितंबर 1908 को हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन में कि दिनकर जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो दिनकर जी को कई सारे पुरस्कार मिले थे, जैसे उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, फिर साहित्य पुरस्कार भी मिला था, और पद्म विभूषण भी मिला था। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी छठा का सही हो जाएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन में दिनकर को किस रचना में ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो अभी मैंने बताया ना कि उर्वशी के लिए मिला था, तो इसका 7वां का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे है वसंत के आगमनी के कवि है। तो वसंत के आगमनी के कवि कौन है, तो 8 नंबर का आपका हो जाएगा नागार्जुन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब कल्पना और कल्पना के कवि है। तो देखिए, कवि और कल्पना जो है उसके कवि कौन है, तो 9वां का आपका हो जाएगा धर्मवीर भारती, जिसको मैंने अपने चैनल पे जो धर्मवीर भारती वाला जो सेशन था उसमें मैंने बताया था। और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है मैंने बता रखे हैं, जिसमें मैं 5 दिन का कोर्स जो लॉन्च किया था उसमें मैंने लगभग सारा कुछ कवर कर दिया था। बस हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आए जैसे कि मुहावरे वाले, सब वो डायरेक्टली मैच नहीं हुए, लेकिन अगर आप लोग अच्छे से अपना तार्किक बुद्धि यानी कि अपना इस्तेमाल किए होंगे अच्छे से, तो आप लोग का बन गया होगा। अब देखिए 10वें क्वेश्चन में क्या है, तो व्याल पर विजय के कवि कौन है। तो देखिए, व्याल पे विजय की कवि कौन है, तो 10वां का आपका सही आंसर हो जाएगा दिनकर जी, जिसको मैंने बता रखा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यह दीप अकेला स्नेह भरा गर्व भरा मतदाता के कवि क्या है, मतमाता के कवि कौन है, तो 11 नंबर का आपका ऑप्शन हो जाएगा अज्ञे। अज्ञे का पूरा नाम क्या था, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अब देखिए इसका क्या है, व्याल पर विजय कविता का प्रसंग है, तो इसका प्रसंग है कालिया दमन, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अब युधिष्ठिर की आत्मग्लानि का कारण क्या है, तो युधिष्ठिर की आत्मग्लानि का कारण क्या होगा, तो 13 का डी होगा वैसे ऑप्शन, महाभारत युद्ध का विध्वंस। लेकिन द्युतकीरा की वजह से वो जो सब कुछ हार गया था, उसकी वजह से वो बहुत ही अपसेट था। तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, दोनों की वजह से इसको आत्मग्लानि का कारण बताया गया है। तो इसमें आपको जो भी ऑप्शन आपको सही लगे उसको मार सकते हैं, अगर दोनों में से कोई एक ऑप्शन है तो आपका सही होगा। अब देखिए 14 नंबर में नागा अर्जुन में मैथिली में किस उपनाम से रचनाएं लिखी है। तो नागा अर्जुन के बारे में मैंने बताया था ना कि वो सारी की सारी रचनाएं मैथिली में यात्री नाम से लिखी है। अब देखिए, वे और तुम कवि के संबंध है, तो वे और तुम का कवि संबंध किससे है, तो वो ऑप्शन नंबर 15 का क्या हो जाएगा आपका, मजदूर से। क्योंकि अब देखिए यहाँ 60 नंबर में है वसंत की आगमनी कविता का संबंध है, तो किससे संबंध है, तो यहाँ पे वसंत की आगमनी, वसंत के बाद में ऋतु की बात हो रही है, तो प्रकृति से होगा ना, तो प्रकृति चित्रण से, तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। अब 17 में है कि सांझ के बादल की कल्पना की गई है।
तो 17 नंबर में आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए 17 नंबर का सी हो जाएगा, नदी के गांव की। अब यहाँ पे धर्मवीर भारती का जन्म कहाँ हुआ, तो धर्मवीर भारती का जन्म जो हुआ था 18 का आपका ए हो जाएगा, इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ था। अब कवि और कल्पना कविता का भाव क्या है, तो इसका भाव जो है नवीन राष्ट्र की नवीन कल्पना का भाव है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब कनुप्रिया की कविता है, मतलब कनुप्रिया कविता किसकी है, तो 20 का आपका क्या हो जाएगा, बी, धर्मवीर भारती की है। अब यहाँ पे ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है, तो ठेले पर हिमालय जो है, देखिए ठेले पर हिमालय एक यात्रा वृतांत है, लेकिन यहाँ पे निबंध के फॉर्म में लिखी गई है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पे है कि इनमें से कौन प्रगतिवाद कवि नहीं है, तो देखिए प्रगतिवाद केदारनाथ अग्रवाल भी है, शिव मंगल भी है, और यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत भी है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, प्रगतिवाद कवि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन हो जाएगा। अब देखिए द्वितीय तार सप्तक का क्या हुआ, प्रकाशन वर्ष है, तो उसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1951 है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 23 का। अब यहाँ पे 24 में है कि तार सप्तक के संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, अगैज ही बोले थे इसको, क्या बोले थे, राहों के अन्वेषी, तो 24 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अब तोरती पत्थर का दृश्य कहाँ का है, तो देखिए कहाँ है, तो वो इलाहाबाद का है, तो 25 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब 26 में है कि राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 26 का क्या हो जाएगा, बी, अग्निलिख। उसके बाद कामयानी में कितने सर्ग है, तो कामयानी में आपको पता होना चाहिए कि 15 सर्ग है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब 28 में क्या होगा, तो देखिए 28 में ऑप्शन है हिमाद्री तुरंग श्रृंग से कविता किस नाटक से लिया गया है, तो इसका डायरेक्टली आया है क्वेश्चन चंद्रगुप्त से, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी, 28 का क्या हो जाएगा, बी। अब 29 में भारत माता कहाँ निवास करती है, तो देखिए भारत माता कहाँ निवास करती है, तो गाँव में, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अब उसके बाद है झंडा जकोर गर्जन था कविता की पंक्ति है, तो किसकी पंक्ति है यहाँ पे, तो 30 नंबर का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, आंसू, इसकी पंक्ति है। अब यहाँ पे नीचे जल था ऊपर हिम था कविता किस सर्ग से है, तो ये कविता जो किस सर्ग से है, तो 31 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, चिंता से है। अब ऊपर है, उसके बाद है 32 में है कि जागो फिर एक बार कविता है, तो जागो फिर एक बार मैंने डायरेक्टली बताया था आपको किसका है, तो 32 का आपका हो जाएगा बी, निराला जी का है। अब प्रथम रश्मि कविता है, तो प्रथम रश्मि किसकी कविता है, तो इसको मैंने बता रखा है, तो 33 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत, जिसको मैंने आपका क्या किया था, ट्रिक से बताया था। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे नागा अर्जुन का जन्म कहाँ हुआ, तो नागा अर्जुन का जन्म जो हुआ था वो बिहार के मधुबनी में हुआ था, तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका से ए सही हो जाएगा 34। अब यहाँ पे है संक्षेपण की अनिवार्य शर्तें हैं, तो देखिए जब हम संक्षेपण लिखते हैं या फिर संक्षेपण करते हैं, तो यहाँ पे ये संक्षिप्त लिखते हैं, वहाँ पे विस्तार नहीं ना लिखते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पे संक्षेपण का विलोम क्या होगा, तो देखिए संक्षेपण का मतलब होता है शॉर्ट में लिखना, और पल्लवन का मतलब होता है लॉन्ग में लिखना, तो 36 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब पल्लवन का दूसरा नाम क्या है, तो पल्लवन का दूसरा नाम भाव विस्तारण है, विस्तार में लिखते हैं ना, तो इसका मतलब है भाव विस्तारण, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब पल्लवन का मूल अवतरण होना चाहिए, तो पल्लवन का मूल अवतरण क्या होना चाहिए, तो 38 नंबर का आपका ऑप्शन जो सही होगा वो 38 नंबर का आपका कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। जैसे सार्थक होना चाहिए, विरोत्तेजक होना चाहिए, अभावोत्तेजक होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब टिप्पण का प्रयोग होता है, तो टिप्पण का प्रयोग बाजार या फिर मेला में थोड़ी होगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कार्यालय में, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब पत्रों के वर्ग है, तो देखिए पत्रों का टाइप पूछा जा रहा है, तो पत्रों के टाइप व्यावसायिक भी हो सकते हैं, आधिकारिक भी और सामाजिक भी, तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अब यहाँ पे क्या है 41 में प्रारूपण लिखे जाते हैं, तो प्रारूपण कहाँ लिखे जाते हैं, तो देखिए किसके द्वारा, तो यहाँ पे 41 का आपका हो जाएगा अधिकारियों द्वारा, क्योंकि अधिकारी ही प्रारूपण लिखते हैं, यहाँ पे कोई मंत्री तो लिखने आएगा नहीं, तो इसीलिए ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। अब सरकारी पत्र में प्रेषक विभाग का नाम रहता है, तो कौन होगा, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि सबसे ऊपर बाईं ओर लिखा जाता है, और वो कौन लिखते हैं, प्रशासक विभाग के जो अधिकारी होते हैं वो। अब अनुवाद के प्रयोग है मतलब प्रकार है, तो यहाँ पे अनुवाद जो लिखे, अनुवाद कई प्रकार के होते हैं, जैसे शब्द अनुवाद होता है, भाव अनुवाद होता है, आंसू अनुवाद होता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा 43 का, ठीक है। अब उसके बाद है 44 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई, तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 44 का आपका बी, 1960 में हुआ था। और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना भी 1960 को हुआ था, तो इसीलिए इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा 45 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका भी 1960 में।
अब यहाँ पे परिभाषिक शब्दावली है, तो देखिए परिभाषिक शब्दावली क्या है, तो परिभाषिक शब्दावली मतलब होता है परिभाषिक शब्दकोश, ठीक है। अब इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब यहाँ पे है एक कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी के लेखक है, तो इसके लेखक डॉक्टर रघुवीर होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अब सृष्टि में प्रलय का वर्णन है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 48 का आपका ए हो जाएगा, कामायनी। अब यहाँ पे नागा अर्जुन का मूल नाम मैंने डायरेक्टली पहले क्वेश्चन में ही बताया था, जब नागा अर्जुन का मैंने सेकंड मतलब 2 लेक्चर किया था शुरू में, तो सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था ना कि नागा अर्जुन को वैद्यनाथ मिश्र के नाम से जानते हैं, मतलब वैद्यनाथ मिश्र को हम नागा अर्जुन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही था, आपको डायरेक्टली आया है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी। अब अंधा युग के रचनाकार है, तो अंधा युग के रचनाकार कौन है, तो 50 का आपका हो जाएगा क्या आंसर होगा आपका, धर्मवीर भारती। अब यहाँ पे है होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन के पुरुषोत्तम नवीन कौन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 51 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पुरुषोत्तम वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया है, राम के लिए। अब यहाँ पे है कि एग्रीमेंट की परिभाषिक शब्द है, तो एग्रीमेंट किसका क्या होता है, एग्रीमेंट का मतलब हम कि एक समझौता करते हैं ना, तो समझौता एग्रीमेंट हम जब करते हैं तो एक दूसरे से समझौता करते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अब कॉन्ट्रैक्ट के परिभाषिक शब्द क्या होगी, तो कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है मतलब कि संविदा लिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो इसलिए मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अब चांसलर किसको बोलते हैं, तो चांसलर बोलते हैं उनको जो चांसलर का आपका सही हो जाएगा कुलाधिपति, तो ऑप्शन नंबर सी। अब बुल मतलब आप जो लोग जानते हो कि बुल मतलब क्या होता है, सांड होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 55 का सही। अब यहाँ पे है कि एक्सचेंज की परिभाषिक हिंदी क्या है, तो एक्सचेंज का मतलब होता है एक्सचेंज हम जब करते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे एक्सचेंज जब किया जाता है तो अदला बदली किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अब फोरकास्ट की परिभाषिक हिंदी क्या है, तो देखिए फोरकास्ट का मतलब होता है पूर्वानुमान, तो इसलिए आपका 57 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फॉरेनर की परिभाषिक हिंदी क्या है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो 58 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी, जालसाज। अब उसके बाद एक गैजेटेड नोटिफिकेशन की परिभाषिक हिंदी है, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन मतलब अधिसूचना, और यहाँ पे गैजेटेड मतलब राजपत्रिक, तो यहाँ पे राजपत्र अधिसूचना होता है, आपका आंसर सही होगा। अब डिमोनेटाइजेशन का मतलब होता है जैसे किसी का यूट्यूब डिमोनेटाइज कर दिया गया, मतलब क्या किया है, उसको विमुद्रीकरण किया गया। अब तो इसीलिए डिमोनेटाइजेशन का मतलब होगा आपका विमुद्रीकरण। अब यहाँ पे कैपिटल की परिभाषिक हिंदी क्या है, तो देखिए कैपिटल का पूंजी की तरह भी यूज़ करते हैं और राजधानी तो होता ही है, तो पूंजी में भी कभी कभी यूज़ किया जाता है कैपिटल के नाम से। तो देखिए इसका ऑप्शन दोनों सही हो सकता है, लेकिन आप अगर राजधानी में लगाए होंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पे क्या है, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो अंधे के हाथ बटेर लगना, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को मैंने बोला था कि मुहावरे अगर ना बने तो उसको कैंसिल आउट करके भी बनाया जा सकता है, जैसे कि 62 में लिखा है कि यहाँ पे बिना ऑप्शन को एक लाभ, यहाँ पे भविष्य की बातें को जान लेना, ये तो हो नहीं सकता। अंधे को सोना मिल जाना ये भी नहीं हो सकता, अंधे के हाथ बटेर लगना एक लाभ हो सकता है, तो नहीं होगा। अप्रत्याशित लाभ होगा, मतलब अंधे को बटेर में लगना मतलब अचानक उसको अप्रत्याशित लाभ हुआ, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अब खोदा पहाड़ और निकली चोया, मतलब मेहनत बहुत ज़्यादा किया और निकला उसका पक्ष मतलब तुच्छ सा फल, तो 63 का आपका क्या हो जाएगा, कठोर परिश्रम तो किया लेकिन अतल्य उपलब्धि हुई, मतलब तो बहुत ही तुच्छ सा उसको फल मिला, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब 64 का क्या हो जाएगा, अपना उल्लू सीधा करना, मतलब कि अपना स्वार्थ साधना, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 64 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मतलब स्वार्थी जो लोग होते हैं उसको लिए बोलते हैं अपना उल्लू सीधा करना। अब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना का अर्थ ये तो नहीं है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी के मार के चोट पहुंचाया गया, जैसे कुल्हाड़ी से वृक्ष काटना, अपने हाथ से वृक्ष काटना, अपने अहित स्वयं करना या फिर अपना पैर काटना, तो देखिए ये तीनों तो हो नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, अपना अहित स्वयं करना। अब यहाँ पे क्या है, गड़े मुर्दे उखाड़ना, जैसे बोलते हैं ना कि गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहा है, मतलब कि पुरानी बातों को फिर से क्यों ला रहा है, तो यहाँ पे क्या है ऑप्शन नंबर 66 का आपका सी हो जाएगा, अतीत के उद्घाटित करना, मतलब फिर से उद्घाटन करना उसी बातों को। अब यहाँ पे 67 निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी सही होगा 67 का। और यहाँ पे 68 की बात की जाए तो यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तीनों पढ़िएगा तो सही नहीं है, जबकि यहाँ पे 68 में बस एक सही है, ऑप्शन नंबर ए। उसकी शंका का निवारण हो गया, किसी को शंका है लेकिन उसका निवारण कर दिया गया, तो यहाँ पे ये बिल्कुल शुद्ध है, जबकि ये शुद्ध नहीं है, उसकी शंका समाप्ति हो गई, तो शंका कैसे समाप्त होगी, फिर उसकी शंका समाधान हो गई फिर कैसे होगी, शंका समाप्त हो गया ना जी,
यहाँ पे शंका शब्द पुल्लिंग के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे पुल्लिंग की तरह मतलब अब यहाँ पे लिखा हुआ है उसके अब शंका ही नहीं रही है, तो यहाँ पे तीनों नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है, उसका शंका का निवारण हो गया। अब निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य की बात की जाए तो यहाँ पे 69 का हो जाएगा आपका सही आंसर ए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है वे सब प्रकार के दोषों से विहीन है। अब यहाँ पे वे सब दोषों से हीन है, वे सब दोषों से मुक्त है, वे सब दोषों से मुक्त है, तो ये सब नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब 70 की बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है, तो देखिए यहाँ पे शुद्ध वाक्य की बात की जाए तो यहाँ पे 70 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसका रीज़न ये है कि मैं सारी रात जागता रहा, ये तो बोलना सही है, लेकिन मैं पूरी रात भर जागता रहा, मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात में जागता रहा, तो ये सब थोड़ा गलत लगता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अब 71 की बात की जाए जिसमें लिखा है शुद्ध वाक्य को हमको पहचानना है, तो यहाँ पे कौन है, उसका प्राण निकल गया, उसके प्राण निकल गए और उसका प्राण, ये सब लिखा हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि लिखा है ऑप्शन ए में कि उसके प्राण निकल गए। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो देखिए दही का प्रयोग हमेशा याद रखिएगा कि पुल्लिंग की तरह होता है, तो इसीलिए दही खट्टा होता है, खट्टी नहीं होती है, दही खट्टा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब जिसका कोई शत्रु ना हो, तो इसको मैंने क्या बोला था, अनेक शब्दों के एक शब्द में मैंने इसको भी लिखाया था कि जिसका कोई शत्रु ना हो तो उसके लिए एक शब्द में क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं आजाद शत्रु, तो ये डायरेक्टली आया है। अब अपना मंतव्य साधने वालों को, मंतव्य का मतलब जो स्वार्थी रहते हैं उसको बोलते हैं मंतव्य साधने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वो स्वार्थी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर अब 75 की बात की जाए तो यहाँ पे है जिसका उच्चारण न किया गया हो, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 75 का ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, अनुत्तरित। अब यहाँ पे 76 में है कि युद्ध की इच्छा रखने वालों को युयोत्सु कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 77 में है जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे क्या बोलेंगे, तो उसके लिए एक ही शब्द बोलेंगे, जिसको मान लीजिए एक जगह से दूसरे जगह रख दिया गया, मतलब स्थापित कर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पे है 78 में जो स्त्रियों के वशीभूत है के लिए एक शब्द है, जो स्त्री के वशीभूत है उसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे 78 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्त्रीण। अब यहाँ पे कनिष्ठा का और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या बोलते हैं, तो उसके बीच की उंगली को हम अनामिका बोलते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा। अब 80 नंबर में है कि जिसकी कोई कीमत ना हो सके, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा, तो जिसकी कोई कीमत नहीं होती है, तो उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अमूल्य, मतलब जिसका कोई मूल्य नहीं हो, तो इसीलिए बोलते हैं ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 81 में है कि अनुरूप का विलोम क्या होगा, तो अनुरूप का विलोम आपका सही आंसर हो जाएगा, अनुरूप का बी ऑप्शन हो गया, प्रतिरूप। अब यहाँ पे तृष्णा का उपयुक्त विपरार्थक क्या होगा, विपरीत सत्य, तृष्णा का क्या हो जाएगा आपका 82 का हो जाएगा वितृष्णा, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब उसके बाद प्रतिकूल का विलोम क्या होगा, तो प्रतिकूल का जो विलोम होगा तो 83 का आपका ऑप्शन नंबर सी अनुकूल होगा। अब यहाँ पे सृष्टि का विलोम शब्द की बात की जाए तो सृष्टि का विलोम प्रलय होता है, जिसको मैं बता रखा हूँ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब सहचाड़े का विलोम की बात की जाए तो यहाँ पे 85 नंबर में है कि सहचाड़े का विलोम शब्द है, तो 85 में आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो डी हो जाएगा यहाँ पे, अलगाव। अब यहाँ पे है कि अस्पृश्य का विलोम शब्द है, तो देखिए अस्पृश्य का विलोम शब्द क्या होगा, तो 86 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अस्पृश्य, लेकिन यहाँ पे बी नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अस्पृश्य जो लिखा हुआ है गलत तरीके से, यहाँ पे ये जो है ये सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अब देखिए अमर शब्द का विलोम की बात की जाए तो अमर का क्या हो जाएगा, तो 87 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मर्त है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे उक्त का विलोम का बात की जाए तो उक्त का क्या होगा, अनुक्त होगा, तो 88 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे वसुंधरा किसको बोलते हैं, धरती को बोलते हैं ना, तो वसुंधरा का ही एक और नाम है क्षिति, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 89 का। अब बादल का पर्यायवाची शब्द है, तो देखिए बादल का पर्यायवाची शब्द देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये 90 नंबर का आपका देखिए बादल का त्योदत भी बोलते हैं, पयोदर भी बोलते हैं और नीरद भी बोलते हैं, लेकिन बादल का एक ही पर्यायवाची शब्द नहीं है यहाँ पे, त्योधि, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अब कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची है, तो ब्रह्मा को हम चतुर्भुज थोड़ी बोलते हैं, ये तो विष्णु जी को बोलते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। बाद में ब्रह्मा जी को हम कमलासन भी बोलते हैं, चतुरानन भी बोलते हैं, चतुर्मुखी भी बोलते हैं। अब हिरण्य गर्भ को क्या पर्यायवाची क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे 92 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ब्रह्मा, इसका एक पर्यायवाची शब्द आपका 3 को पहले भी दिया है, ये चौथा हो जाएगा हिरण्य गर्भ। अब यहाँ पे है 93 में है कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 4 दिया हुआ है, एक ही शब्द का 4 पर्यायवाची शब्द, अब हमको इसमें से एक वर्ग को शुद्ध मानना है कि कौन सा सारा का सारा सही लिखा हुआ है,
तो 93 में एक ही सही है कि घर को हम निकेतन भी बोलते हैं, आयतन भी बोलते हैं और निलय भी बोलते हैं। इसके अलावा जितना भी दिया गया है वो उसमें से कोई ना कोई गलत है ऑप्शन में से, चारों ऑप्शन में से। अब यहाँ पे देखिए कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग देखे होंगे बी पे मार दिए होंगे, क्योंकि हम मानते हैं यहाँ पे मानते हैं, क्योंकि सूर्य भी बोलते हैं, रवि भी बोलते हैं, दिनकर भी बोलते हैं सूरज को, अग्नि, पावक, अनल ये सब बोलते हैं। लेकिन ये लास्ट वाला ऑप्शन सभी का गलत है, इसीलिए इसका आंसर आपका सही हो जाएगा ए, सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी। क्योंकि हम सिंह को क्या बोलते हैं, शेर को क्या बोलते हैं, हम ये सिंह वगैरह भी बोलते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 95 में रुक का पर्यायवाची शब्द की बात की जाए तो यहाँ पे रुक का क्या होगा, तो 95 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तर का। अब कुकुरमुत्ता किसका प्रतीक है, तो ये डायरेक्टली आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने कराया था 2 साल का, उसमें डायरेक्टली ये क्वेश्चन आया हुआ था। मैंने बोला था ना कि रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन, तो इसमें क्या बोला था, सर्वहारा ना बोले थे कि सर्वहारा कुकुरमुत्ता का प्रतीक है, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब चांद का मुंह कविता की शैली है, तो किसकी शैली है, तो फैंटेसी की शैली है, तो ये इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हिंदी साहित्य के आधुनिक काल आरंभ होता है, तो ये आधुनिक काल कब आरंभ होता है, तो 89 का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसका रीज़न ये है कि 83 में इसका आधुनिक काल शुरू होता है, जबकि यहाँ पे इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं थे, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब बरगद को किंतु सब पता था इतिहास, ये पंक्ति किसकी है, तो यहाँ पे 99 ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका सी हो जाएगा, चांद का मुँह का। अब राम की शक्ति पूजा का आरंभ होता है, तो कहाँ से आरंभ होता है, तो 100 नंबर क्वेश्चन का रवि हुआ अस्त से। तो इसी के साथ मैंने पूरे क्वेश्चन का मैंने आंसर की बता दिया। अब आप लोग को ये बताना है कि आप लोग का कितना सही हुआ, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग कितना अच्छे से पढ़ाई किए थे। अब इसी के साथ मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मिलते हैं कोई अच्छे वीडियो में। और इसका अगला वीडियो जो होगा उसमें मैं बताऊंगा कि आप लोग का बैच कब चालू होने वाला है, इंग्लिश ऑनर्स पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए।